कहानी बिहार के भागलपुर गांव की है, जहां के लोग खुशी खुशी रहते थे और खेतों में मेहनत करके अपना जीवन बिताते थे। गांव की सुबह बड़ी ही सुहानी होती थी। सुबह होते ही सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते। कोई अपने खेतों की ओर निकल पड़ता तो कोई अपनी दुकान खोलने की तैयारी करने लगता। पूरे गांव में खुशियों और रौनक का माहौल रहता था। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा भी घर था जहां दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुबह सुबह राकेश अपनी जेब से फूलों की माला निकालकर अपने पिता की तस्वीर पर चढ़ाने ही वाला था कि तभी उसकी मां कमला तेजी से आई और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो तेरे पापा हैं। पापा है नहीं, पापा थे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। हाँ जी, कहिए क्या काम है? सरपंच जी ने पंचायत बुलाई है, तुम दोनों को तुरंत वहां बुलाया है। जब वे पंचायत पहुंचे तब वहां पूरे गांव के लोग पहले से मौजूद थे। सरपंच जी, हमें गांव से बाहर मत निकालिए। हम आपका सारा कर्ज चुका देंगे, बस हमें थोड़ा समय दे दीजिए। कर्ज तो तुम्हें चुकाना ही होगा, और अगर नहीं चुका सकते तो अभी के अभी गांव छोड़कर चले जाओ। इस गांव में तभी कदम रखना जब हमारे पैसे लौटाने लायक बन जाओ। ऐसा मत कीजिए, हम दोनों कहाँ जाएंगे? उससे मुझे कोई मतलब नहीं। गांव के लोगों ने तुम्हारे पति पर भरोसा करके उसे पैसे दिए थे। बदले में उसने क्या किया? सबके पैसे लेकर भाग गया। अब तुम दोनों भी इसी वक्त गांव छोड़ दो। ये सुनते ही राकेश और कमला बिना कुछ बोले वहां से लौट जाते हैं। घर पहुंचकर वे अपना थोड़ा बहुत सामान बांधते हैं और हमेशा के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। रास्ते में चलते चलते कमला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे पिता की इतनी इज्जत की, उन्हीं लोगों को धोखा देते हुए उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। मैंने उनके साथ पूरे 20 साल बिताए हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। वे गांव वालों के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, वे हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकते। अगर ऐसा है तो फिर पिताजी कहाँ हैं माँ? बताइए ना, कहाँ है वो? जवाब दीजिए। कमला चुप हो जाती है। दोनों बिना कुछ बोले चलते रहते हैं। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है। माँ, आज रात हम कहाँ रहेंगे? और मुझे बहुत भूख भी लगी है। एक काम करते हैं, जंगल चलकर खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। शायद वहां कुछ मिल जाए। हाँ माँ, यही ठीक रहेगा। दोनों खाने की तलाश में चलते चलते जंगल के भीतर बहुत गहराई तक पहुंच जाते हैं। माँ, यहाँ तो न कोई फल दिखाई दे रहा है, न सब्जी। अब हम क्या करेंगे? बेटा, लगता है हम जंगल की बहुत गहराई में आ गए हैं। अब तो मुझे डर भी लग रहा है। तभी अचानक पीछे से एक भारी और गूंजती हुई आवाज उनके कानों में पड़ती है। कौन हो तुम दोनों, और यहाँ क्या कर रहे हो? हिम्मत जुटाकर दोनों पीछे मुड़ते हैं। पीछे 4 ऐसे लोग खड़े थे जो एक दूसरे की हूबहू प्रतिकृति लग रहे थे। उनकी वेशभूषा भी बिल्कुल अलग थी। देखिए, हम लोग खाने की तलाश में यहाँ तक आ गए हैं। चारों लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। अच्छा, तो तुम लोग भूखे हो? जी, ये मेरी माँ है। हम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। हम बहुत देर से जंगल में भटक रहे हैं। तो पहले ही बता देते। आइए, हमारे साथ चलिए। राकेश और कमला एक दूसरे की ओर संदेह भरी नजरों से देखते हैं। डरिए मत, हम आदिवासी कबीले के लोग हैं। हमारे कबीले का सबसे बड़ा नियम है भूखे इंसान को भोजन कराना। आइए, बेझिझक हमारे साथ चलिए। आदिवासी उन्हें जंगल के भीतर एक गुफा में ले जाते हैं। आप दोनों बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म केले की सब्जी, पूड़ी और बैंगन टमाटर की चटनी लेकर आता हूँ। कुछ ही देर में स्वादिष्ट भोजन उनके सामने परोस दिया जाता है। खाने की सुगंध सूंघते ही राकेश और कमला की भूख और बढ़ जाती है। वाह, इसकी खुशबू तो कमाल की है। आपने आज तक ऐसा भोजन नहीं खाया होगा। ये हमारे पूर्वजों के बनाए हुए विशेष मसालों से तैयार किया जाता है। और ये रही हमारी प्रसिद्ध बैंगन और टमाटर की चटनी। जैसे ही राकेश और कमला चटनी चखते हैं, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। अरे, बैंगन और टमाटर की चटनी इतनी स्वादिष्ट भी हो सकती है? मैंने पहले ही कहा था,
और हमारी केले की सब्जी और पूरी का तो कोई जवाब ही नहीं। दोनों खुशी खुशी भोजन करने लगते हैं। कुछ देर बाद वैसे आप दोनों सुबह से भूखे क्यों घूम रहे थे? आपका घर कहाँ है? राकेश और कमला एक दूसरे की ओर दुख भरी नजरों से देखते हैं। क्या हुआ? यदि मैंने कुछ गलत पूछ लिया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस हमारी कहानी थोड़ी दुख भरी है। मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल हम पास के एक गांव में रहते थे। मेरे पति रामू कुमार गांव के छोटे से विद्यालय में शिक्षक थे। पूरी गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन एक दिन उन्होंने सरपंच जी से कहकर गांव की चौपाल में पंचायत बुलवाई। सरपंच जी, आप सभी जानते हैं कि हमारे खेतों की सबसे बड़ी समस्या जुताई है। हम सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते रहते हैं, फिर भी बहुत कम जमीन की जुताई हो पाती है। हमारे बैल भी थक जाते हैं और हमारा बहुत समय भी बर्बाद होता है। बात तो तेरी बिल्कुल सही है रामू, लेकिन आज तूने ये मुद्दा क्यों उठाया है? आखिर तेरा प्रस्ताव क्या है? सरपंच जी, मेरा प्रस्ताव है कि हम सब मिलकर एक ट्रैक्टर खरीदें। अगर गांव में ट्रैक्टर आ गया तो खेतों की जुताई बहुत जल्दी हो जाएगी। न बैलों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, न किसानों का समय बर्बाद होगा। हमारी फसल समय पर तैयार होगी और ट्रैक्टर से खेती के अलावा भी कई दूसरे काम आसानी से किए जा सकेंगे। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। इतना बड़ा साधन हमें मिलेगा कैसे? उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल मत कीजिए, वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन इस आधुनिक सुविधा के लिए थोड़ा सा पैसा लगेगा, जिसमें आप सभी गांव वालों को मेरी मदद करनी होगी। इसी कारण मैंने आज ये पंचायत बुलाई है। आखिर कितना पैसा लगेगा? लगभग 4 से 5 लाख रुपए। ये सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। सभी ग्रामीण एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। देखिए भाइयों, हमारे गांव के लगभग सभी लोग खेतीबाड़ी करते हैं, इसलिए ये ट्रैक्टर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की तरक्की के लिए होगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे खेतों में उपज बहुत कम हो रही है। हम मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन मुनाफा बहुत कम मिलता है। ऐसी स्थिति में किसान अपनी खेती कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये ट्रैक्टर हम सबके बहुत काम आएगा। मेरी पहचान में एक मित्र है जो इसका तुरंत इंतजाम करवा देगा। रामू की बातों पर पूरे गांव को विश्वास हो गया। सभी ग्रामीणों ने मिलकर उन्हें लगभग 5 लाख रुपए दे दिए। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। क्या वो सचमुच पैसे लेकर भाग गए? हाँ, शुरू में गांव वालों को लगा कि 2-3 दिनों में वे वापस आ जाएंगे। लेकिन ना उन्हें पता था और ना ही हमें कि समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा। जब उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया तब गांव वालों ने यही मान लिया कि वे पैसे लेकर भाग गए हैं और उनका सारा दोष मेरे और मेरे बेटे के सिर पर डाल दिया गया। सरपंच जी ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम भूखे प्यासे जंगल में भटकते हुए यहाँ तक पहुंचे। हे भगवान, ये तो सचमुच बहुत दुखद है। अब तुम लोग क्या करोगे? मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन जब तक मैं गांव वालों का पूरा कर्ज नहीं चुका देता तब तक गांव वापस नहीं जाऊंगा। मैं अपनी खोई हुई इज्जत वापस लेकर ही रहूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन बेटा, इतना बड़ा कर्ज हम कैसे चुकाएंगे? उसी समय राकेश की नजर उन मिट्टी के बर्तनों पर पड़ी जिनमें वे भोजन कर रहे थे। अचानक उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। माँ, क्यों ना हम अपना एक ढाबा शुरू करें? ढाबा? बेटा, हमारे पास ना पैसा है ना रहने का घर, फिर ढाबा कैसे खोलेंगे? अगर हम यही स्वादिष्ट भोजन लोगों तक पहुंचाएं तो लोग दूर दूर से इसे खाने आएंगे। ढाबा नहीं तो कम से कम एक ठेला तो लगा ही सकते हैं। गांव गांव जाकर लोगों को यही भोजन खिलाएंगे, वो भी मिट्टी के बर्तनों में और आदिवासी कबीले के असली स्वाद के साथ। क्या आप लोग हमारे लिए रोज इतना भोजन बना देंगे? क्यों नहीं, अवश्य बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। अरे, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। प्रेम और सेवा करना हमारे आदिवासी समाज का सबसे बड़ा धर्म है। हमें जो कुछ भी मिलता है प्रकृति से मिलता है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और ईश्वर को प्रसन्न रखें। लेकिन ठेला कहाँ से आएगा?
अरे वो तो हम में से कोई भी बना देगा। ये सुनते ही राकेश और कमला की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। कुछ ही दिनों में आदिवासियों ने उनके लिए एक सुंदर ठेला बनाकर तैयार कर दिया। बस माँ, अब लोग आने शुरू हो जाएं। आ जाएंगे बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। थोड़ी ही देर में दोनों एक सुंदर से गांव में पहुंचते हैं। वे अपना ठेला लेकर गलियों में घूमते हुए आवाज लगाने लगते हैं। आइए आइए, केले की सब्जी, पूरी, भात और बैंगन टमाटर की चटनी ले जाइए। उनकी आवाज सुनकर कुछ गांव वाले उनके पास आ जाते हैं। अरे भाई, केले की सब्जी तो पहली बार सुन रहे हैं, कैसी होती है? काका, बस एक बार चक्कर देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, जरा हमें भी खिलाओ, देखते हैं आखिर ऐसी क्या खास बात है। और मुझे भी बैंगन टमाटर की चटनी चखाना। राकेश लकड़ी की कटोरी में केले की सब्जी और भात परोसकर उन्हें देता है। जैसे ही गांव वाले पहला निवाला खाते हैं, उनकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। अरे वाह, क्या स्वाद है! इतनी स्वादिष्ट सब्जी तो हमने जिंदगी में कभी नहीं खाई। और ये चटनी बिना रोटी के भी कमाल लग रही है। कुछ ही देर में कई लोग खाना पैक करवाने लगे। भैया, मेरे घर के लिए भी 4 कटोरी पैक कर दो। राकेश लकड़ी की कटोरियों में खाना भरकर ऊपर से केले के पत्तों में बांध देता है। वाह बेटा, तुम तो सब कुछ बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से देते हो। शाम होने से पहले वो दोनों जंगल लौट आते हैं। तो बेटा, पहला दिन कैसा रहा? जितनी बिक्री की उम्मीद थी उतनी तो नहीं हुई, लेकिन जिसने भी खाना खाया वो बस तारीफ ही करता रहा। कोई बात नहीं बेटा, आज पहला दिन था, भगवान की कृपा रही तो धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। अगले दिन जब राकेश और कमला फिर उसी गांव पहुंचे, तो इस बार नजारा बिल्कुल अलग था। लोग अपने अपने घरों से दौड़ते हुए उनके ठेले के पास आने लगे। अरे भाई, हम तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जब से तुम्हारे हाथों की बनी केले की सब्जी खाई है, उसका स्वाद भूल ही नहीं पाए। भैया, मेरे लिए तो केले की सब्जी और भात की पूरी हांडी भर देना। बहन जी, आपके हाथों में तो जादू है। कल मैं अपने पति से नाराज हो गई कि इतना कम खाना क्यों लाए थे। आज मेरे लिए पूरी हांडी भर देना। धन्यवाद बहन जी, लेकिन ये खाना मैंने नहीं बनाया। ये आदिवासी कबीले का पुश्तैनी व्यंजन है। देखते ही देखते शाम होने से पहले उनका सारा खाना बिक गया। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, और देखते ही देखते कई महीने निकल गए। उनका जंगली पारंपरिक खाने का ठेला इतना मशहूर हो गया कि उन्होंने जंगल के बीचों बीच अपना एक बड़ा ढाबा खोल लिया। ढाबे के उद्घाटन पर कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। मिल गई बेटा, हमारी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई। अभी तो कर्ज चुकाना बाकी है माँ, और अभी अपने गांव भी लौटना है। राकेश की आंखों में छिपी बेचैनी देखकर कमला कुछ पल के लिए शांत हो गई। उधर ढाबे में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। भैया, सुबह से शाम तक यहाँ भीड़ कम होने वाली नहीं है। आज केले की सब्जी और भात ज्यादा बनाना। जो भी बनाओ खूब बनाना, तुम्हारे हाथ के खाने का जवाब नहीं। काका, अब तो और भी नए व्यंजन हैं। कुछ महीने तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन एक दिन एक ग्राहक बातों बातों में बोला, अरे भाई, मेरे मामा बता रहे थे कि भागलपुर के लोगों का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। ये सुनते ही राकेश चौंक पड़ा। क्या कहा आपने? भागलपुर? वो तो मेरा गांव है। क्या हुआ उधर? अरे भैया, आपने सुना नहीं? वहां इस बार भयानक अकाल और सूखा पड़ गया है। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, इसलिए एक भी फसल तैयार नहीं हो पाई। लोगों के खेत तो सूख ही गए, यहां तक कि उनके मवेशियों के लिए घास भी नहीं बची। भीषण गर्मी की वजह से लोगों का अपने घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। ये सुनते ही राकेश एकदम से चौंक गया। वो बिना एक पल गवाए रसोई की ओर दौड़ा। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। लेकिन हम क्यों जाए बेटा? जब हमारा इतना बुरा समय था तब किसी ने हमारी सुध नहीं ली। जब सरपंच ने हमें गांव से निकाल दिया था तब भी किसी ने हमारा साथ नहीं दिया।
माँ, क्या आप भूल गई कि जब पूरी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया था तब इन्हीं आदिवासी भाइयों ने हमें अपना लिया था। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद की थी। भगवान ने आज हमें इतना दिया है कि हम दूसरों की मदद कर सकें। अगर किसी के दुख में हम उसका सहारा बन सकते हैं तो यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आखिर नुकसान तो उनका हुआ है, हमारा नहीं, इसलिए हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। माँ, पिताजी उनकी भी पैसे लेकर गए थे, ऐसे में उनका हमसे नाराज होना गलत नहीं है। कमला बहन, राकेश बिल्कुल सही कह रहा है। आप दोनों गांव जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है बेटा, चलो। राकेश और कमला तुरंत अपने गांव के लिए निकल पड़े। दोपहर होते होते वे भागलपुर गांव पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने गांव की हालत देखी, दोनों कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। चारों ओर उदासी और निराशा का माहौल था। गांव का हर खेत सूखा पड़ा था। माँ, सब लोग कहाँ हैं? शायद चौपाल पर होंगे। दोनों तुरंत चौपाल की ओर बढ़े। वहां पूरा गांव इकट्ठा था। जैसे ही सरपंच की नजर उन दोनों पर पड़ी, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मैं जानता हूं कि आप सभी लोग हमसे नाराज हैं। आपको लगता है कि मेरे पिताजी ने आप सबके साथ विश्वासघात किया है, लेकिन यकीन मानिए, जितना बड़ा धोखा आपको मिला उससे कम हमें भी नहीं मिला। फिर भी मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपया हमें आपकी मदद करने का एक अवसर दीजिए। मदद? तुम हमारी क्या मदद करोगे? गांव में खाने के लिए दाना तक नहीं बचा है। हर दिन यही चिंता रहती है कि आज भोजन मिलेगा भी या नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए, बस मेरे साथ चलिए। लेकिन कहां? वहां पहुंचकर सब समझ में आ जाएगा। राकेश पूरे गांव को अपने ढाबे पर ले गया। वहां उसने सभी को बैठाया और बिना एक भी रुपया लिए सबको भरपेट भोजन कराया। जैसे ही गांव वालों ने पहला निवाला खाया, सभी आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमने कभी नहीं खाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक आपके खेतों में दोबारा बारिश नहीं हो जाती, तब तक खाने पीने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जिसके पास रहने की जगह नहीं है, वो भी यहाँ आकर रह सकता है। ये सुनकर सरपंच और पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। 2 महीने बाद मूसलाधार वर्षा हुई। देखते ही देखते पूरे गांव में फिर से हरियाली लौट आई। किसान दोबारा अपने खेतों में खेती करने लगे। लेकिन दूसरी ओर राकेश और कमला का ढाबा अब बंद होने की कगार पर पहुंच चुका था। बेटा, अब तो हमारे पास राशन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। 2 महीने तक सबको मुफ्त में खाना खिलाते खिलाते सब खत्म हो गया। कोई बात नहीं माँ, हम फिर से ठेले से शुरुआत करेंगे, मेहनत करेंगे और अपना ढाबा दोबारा खड़ा कर लेंगे। भाइयों, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको भी अपनी परेशानी में उलझा दिया। अरे नहीं बेटा, मैंने पहले भी कहा था, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तभी एक पुलिस की जीप आकर ढाबे के सामने रुकी। जीप से एक इंस्पेक्टर उतरा और सीधे राकेश तथा कमला के पास आया। क्या आप लोग रामू कुमार के परिवार से हैं? जी, मैं उनका बेटा हूँ। क्या बात है सर? इंस्पेक्टर ने धीरे से एक बैग राकेश के हाथ में रखा। राकेश ने जैसे ही बैग खोला, उसमें नोटों की गड्डियां देखकर वो चौंक गया। ये वही पैसे हैं जो आपके पिता गांव वालों से लेकर गए थे। लेकिन वो तो पैसे लेकर भाग गए थे, ऐसा सब कहते थे। नहीं, तुम्हारे पिता भागे नहीं थे। जिस व्यक्ति पर उन्होंने ट्रैक्टर खरीदने का भरोसा किया था, उसने सारे पैसे लेकर उन्हें धोखा दे दिया। उसके बाद तुम्हारे पिता हमारे पास आए और पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा था कि वे गांव वालों के पैसे वापस लिए बिना गांव नहीं लौटेंगे। हम उस ठग तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए तुम्हारे पिता खुद उसकी तलाश में लग गए। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने उसका पता लगाया और हमें सूचना दी। हम तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन जब तक हम पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। हम ठगों को तो पकड़ पाए, लेकिन रामू कुमार को नहीं बचा सके। उन्होंने अपनी जान देकर न जाने कितने लोगों का पैसा वापस दिलाया। रामू कुमार भागे नहीं थे, वो आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। ये सुनते ही राकेश और कमला वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। मैं अपने पिता का बेटा कहलाने के लायक भी नहीं रहा।
मैंने ही उनके बारे में कितना बुरा सोचा। मैं जानती थी तुम्हारे पिता कभी गलत नहीं हो सकते। अब सबसे पहले उनके सम्मान को वापस दिलाइए। पूरे गांव को सच्चाई पता चलनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप स्वयं गांव चलकर सबको ये सच बताएंगे? जरूर। सभी लोग गांव पहुंचे। इंस्पेक्टर ने पूरे गांव के सामने रामू कुमार की सच्चाई बता दी। ये सुनकर पूरा गांव शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। एक बेटा जिसने 2 महीने तक बिना कुछ लिए पूरे गांव को खाना खिलाया, और एक पिता जिसने हमारे पैसों के लिए अपनी जान तक दे दी। लेकिन हमने क्या किया? हमने उन पर शक किया, उन्हें गांव से निकाल दिया। राकेश, बेटा हमें माफ कर दो। राकेश ने इंस्पेक्टर द्वारा लौटाए गए पैसे सरपंच को सौंप दिए। ये पैसे गांव वालों के हैं, इन्हें उन्हीं को लौटा दीजिए। नहीं बेटा, अब ये तुम्हारे हैं। इन्हीं से अपना ढाबा फिर से शुरू करो। राकेश की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा, मानो अपने पिता से कह रहा हो, पिताजी, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। कुछ ही दिनों बाद राकेश ने अपने गांव में फिर से अपना ढाबा शुरू किया। लेकिन इस बार ढाबे का नाम सिर्फ एक दुकान का नाम नहीं था, बल्कि एक ईमानदार पिता की अमर याद।